नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और रुख करेंगे देवभूमि उत्तराखंड का। कई दिनों से लगातार हो रहे वन्य जीवों के हमलों को लेकर सरकार चिंतित है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जंगली जानवरों के हमलों से काफी दुखद घटनाएं सामने आई हैं, जिसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि वन मंत्री और वो खुद लगातार विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है और जो लोग वन्य जीवों के हमलों से घायल हैं उनके इलाज का खर्च सरकार उठा रही है और हम इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ हैं। लोगों की जान माल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिस तरह से भालू का भी कुछ आतंक बढ़ा है, काफी नुकसान हुआ है, जान माल की हानि हुई है। हम उन सब परिवारों के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, प्रधानमंत्री ने भी उसके लिए अलग से बैठक भी बुलाई है। मैंने भी अपने स्तर से बैठक करी है। हमारे अधिकारीगण भी क्षेत्रों में जा रहे हैं। सभी डीएफओ, एसटीओ, रेंजर सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है और जहाँ पर जैसा देश काल परिस्थिति हो उसके अनुरूप लोगों को बचाने के लिए, लोगों की सहायता के लिए सभी आगे आएंगे। और हमने जो इन हमलों में घायल होने वाले थे उनके लिए भी सभी इलाज का प्रबंध सरकार की तरफ से करने का पूरा इलाज सरकार उनका करवाएगी। हम हर तरीके से उन परिवारों के साथ, सब पीड़ितों के साथ खड़े हैं। नई दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने 184 सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए स्वीकृत होने पर आभार जताया। तो वहीं ग्रामीण कनेक्टिविटी, आपदा प्रभावित अवसंरचना, पुनर्निर्माण और लघु सीमांत किसानों के हित में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर सकारात्मक आश्वासन मिला। प्रदेश में सरकारी नौकरियों की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर राज्य सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 4.5 वर्षों में लगभग 27,000 युवाओं को पूरी तरह निष्पक्ष और योग्यता के आधार पर नौकरियां दी गई। सरकार का दावा है कि यह संख्या राज्य गठन के बाद अब तक हुई है। कुल भर्तियों की संख्या 2/3 से भी अधिक है। सीएम ने कहा कि आगामी समय के लिए भर्ती कैलेंडर भी तैयार है ताकि युवाओं को लगातार अवसर मिलते रहें और वो अपनी तैयारी पर केंद्रित रहें। पहले दिन से ही सरकारी नौकरियां पारदर्शिता के आधार पर मिले, निष्पक्षता के आधार पर मिले, योग्यता के आधार पर मिले, ये हमारा संकल्प था। और मुझे ये बताते हुए संतोष है कि हमारे प्रदेश के लगभग 27,000 नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरियां निष्पक्ष तरीके से प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये काम हमारा अनवरत रूप से चलेगा और ये नियुक्तियां पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में जो संपन्न हुई हैं, राज्य स्थापना के बाद से लेकर अब तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं उसकी 2/3 से अधिक हैं और आगे का भी हमारा कैलेंडर बना हुआ है हमारे सभी नौजवानों को। मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान नर्सिंग कर्मचारी को महिला कांस्टेबल की ओर से थप्पड़ मारे जाने का मामला तूल पकड़ चुका है, विवादों में है। वायरल वीडियो के बाद महिला कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय घेर कर पीड़िता को समर्थन दिया। साथ ही कोरोना काल में कोरोना वॉरियर कहे गए नर्सिंग स्टाफ से दूरी बनाने पर भी सवाल खड़े किए। इसको लेकर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री धामी से इस्तीफे तक की मांग की। देखिए, हम लोगों को लगता है कि इस तरह की घटना पूरे प्रदेश में देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार हुई कि नर्सिंग कर्मचारी जो अपना अधिकार मांग रही, जो जन सेवा करती है, उसको थप्पड़ मारना कहीं ना कहीं गलत था। और इस तरह की घटना इससे पहले इस प्रदेश में कभी नहीं हुई। कहीं पुष्कर सिंह धामी जी को इस्तीफा देना चाहिए मॉरल ग्राउंड पे कि उनके प्रदेश पे उनके प्रशासन के द्वारा एक महिला के ऊपर इस तरीके का उसके अधिकारों का हनन किया जाता है। लोकतंत्र की हत्या भी है, ये हमारे प्रदेश के सम्मान की हत्या भी है। हमारे प्रदेश की जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको डराने की, उनकी आवाज को चुप कराने की जो कोशिश सरकार की सह पे पुलिस प्रशासन ने करे वो गलत है। उसके खिलाफ एक धरना प्रदर्शन है और हम ये बोलना चाहते हैं कि ये लड़ाई आज यहाँ खत्म नहीं होती। हम अब इस पे आगे कल जो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत उनका घेराव करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जब तक इनकी मांगों को नहीं मांगा जाएगा और इनसे सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी जाती तब तक हमें लड़ाई लड़ते रहेंगे।
ये जो भी प्रदर्शन है ये पुलिस के रवैये के अनुसार है। अगर पुलिस को कल यही करना था तो हमें मेन दिलाराम चौक पे हम जहाँ एकत्रित हुए वहाँ हमें आगे बढ़ने की परमिशन नहीं देती। इन्होंने हमें आगे ले जाके पुल पे हमारे साथ बदतमीजी करी। ये तो किसी सोच विचार के साथ हुआ है। और हम कॉर्नर पे खड़े हैं, हम वो पुलिस अधिकारी कांस्टेबल है, सॉरी अधिकारी नहीं कांस्टेबल है, कांस्टेबल को बोले कि मैम पीछे हटिए, हमारी सर्जरी है, उसके बावजूद उसने मुझे गाली देकर थप्पड़ मारा है। ये क्या मतलब है और हक कैसे होता है? जब हमारी फैमिली इस चीज को अलाउ नहीं करती तो वो कौन होती है मुझे थप्पड़ मारने वाली? आज उनके खिलाफ एक्शन हुआ है तो मेरे घर पे मेरे घर पुलिस पहुंच चुकी है कि आप डीआईजी से बात कीजिए, आप आईजी से बात कीजिए। क्यों करूं मैं? कल कहाँ थी डीआईजी आईजी जब हम रोडों पे उतर रहे थे? हमने इन्हें इतना बोला मैम आप हमें जाने दीजिए, हम सीएम हाउस में अपनी मांग रखना चाहते हैं। इन्होंने हमें नहीं दिया, हमारे को थप्पड़ों से मारा गया, साथ वालों के साथ बदतमीजी की, गंदी गंदी गालियां दिए गए, हमारे एप्रन फाड़ दिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए, बोला कपड़े फाड़ो गाड़ी में चढ़ाओ। ये कहाँ का रिस्पेक्ट है? फीमेल होके फीमेल के साथ ऐसा करने का बोलती है। मैं ये चाहती हूँ जिसके लिए हम अभी आक्रोश कम नहीं है, हमारा मुद्दा था सरकार से हमारी भर्ती वर्षवार कराने का, उसी मुद्दे पे आज भी है। हमें भर्ती वर्षवार ही करानी है और हम भर्ती वर्षवार लेकर ही रहेंगे। हमें सीएम सर से मिलना है जिसके लिए हम कल जा रहे थे, तो हमें सीएम सर से ही मिलना है। और ये जो पुलिस वाले मेरे घर जा रहे हैं, मेरी डिटेल कॉल ट्रेसिंग हो रही है, मेरी फैमिली डिटेल निकाल रही है। एक पे एक्शन हुआ है फिर मैं सब पे एक्शन लूंगी जो जो मेरे घर गया है। मैं साफ कहती हूँ कि मेरे घर कोई भी पुलिस ना जाए और मेरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो कोई भी फैमिली के मेंबर से कोई कांटेक्ट ना हो। नरसिंह एकता मंच की मांगों को लेकर प्रदर्शन के बीच एक महिला कांस्टेबल की ओर से महिला नर्सिंग कर्मी को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने घटना की निंदा की और कहा कि महिलाओं के अपमान को बीजेपी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि एसपी को जांच के निर्देश दिए गए, मुख्यमंत्री ने भी सख्त कार्रवाई की बात कही है। देखिए, कल पुलिस कप्तान अजय सिंह जी ने उसकी जांच के आदेश दिए हैं और जिस महिला कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ मारा गया वो पीएससी की सेकंड वाहिनी की महिला है और उनकी पलटन को भी जो है पत्र लिख दिया गया है और उचित कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। और उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाएं जो है भाजपा सरकार में कम से कम बर्दाश्त नहीं होंगी और महिलाओं का अपमान भाजपा सरकार कहीं से कहीं तक भी सहन नहीं करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कड़ी निंदा की है और भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा करती है और भविष्य में भी जो है पुलिस को इस प्रकार के निर्देश दिए जाएंगे। कम से कम मात्र शक्ति के साथ इस प्रकार की अभद्रता बिल्कुल न हो। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के हालिया बयान पर तीखा हमला किया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि रावत चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनका बयान व्यक्तिगत नहीं बल्कि कांग्रेस की आधिकारिक सोच माना जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि बयान निजी था तो कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने तुरंत प्रतिक्रिया क्यों दी। इसको लेकर चमोली ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने और चुनाव से पहले दिशाहीन राजनीति करने का भी आरोप लगाया। मानना मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि हरक सिंह रावत जी चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो उनका कोई भी बयान सिर्फ हरक सिंह रावत जी का बयान नहीं माना जा सकता, उसको कांग्रेस का बयान मानना ही होगा, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत इस समय चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष है, उनके द्वारा बयान दिया गया। और अगर ये नहीं होता तो आप इस एंगल से भी देख सकते हैं फिर यशपाल आर्य जी को माफी मांगने की क्या जरूरत थी सरदारों? तो फिर हरी साहब जी क्यों करे मैं जूता पॉलिश करता हूँ, तो फिर गणेश गोयल क्यों माफी मांग रहे हैं? अगर ये कांग्रेस का विषय नहीं होता तो कांग्रेस के सारे नेता आज बैकफुट पर हैं, ये सारे के सारे माफी मांग रहे हैं। कोई जूता पॉलिश करने को तैयार है, कोई संग्राम करने को तैयार है, कोई अभी कभी माफी मांग रहा है, तो स्वाभाविक बात समझा जा सकता है कि सारा विषय कांग्रेस का विषय है। ये जो काम हुआ है ये कांग्रेस के द्वारा किया गया है, इसीलिए कांग्रेस के सारे नेता उतर कर माफी चाहिए कर रहे हैं। तो कुल मिला के इस विषय को सिर्फ हरक सिंह रावत जी का बयान उत्तर नहीं देखा जाना चाहिए, ये कांग्रेस का विषय है, इसलिए पूरी कांग्रेस इसमें चिंतित है और कहीं ना कहीं इस इशू को रिजॉल्व करना चाहती है। ये पूरे कांग्रेस का विषय बन चुका है, इसमें कोई हरक सिंह रावत अकेले नहीं है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जा सकता है, जिसको लेकर पहले से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस कड़ी में एडीएम विवेक राय, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान और एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और रेलवे पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और लोगों से फैसले का सम्मान करने की अपील की गई है।
इसको लेकर देखिए हमारे संवाददाता संजय प्रसाद की रिपोर्ट। कल जो एक संभावित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में तिथि नियत है, तो उसको लेकर के लोगों के मन में किसी प्रकार की आशंका न हो, किसी के प्रकार का भय न हो, कोई संशय न हो, उसको लेकर के हम लोगों ने तैयारी की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे एसपी सिटी साहब हैं, हमारे एडिशनल एसपी लाल कुआं हैं और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम साहब हैं, साथ ही साथ सभी सीओज हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स हैं। अच्छी संख्या में फोर्स लगा करके हम लोग हैं लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिससे कि उनको किसी प्रकार का संशय नहीं रहे, कानून का शासन कायम रहेगा और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो मैंडेट दिया जाएगा उसका अच्छे से अनुपालन कराया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर भय का माहौल बना रहा है प्रशासन। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भय नहीं है। अगर हम आपके बीच में आ रहे हैं तो ये भय नहीं है, हम आपके भय को समाप्त करने के लिए आ रहे हैं। बेसिकली सोशल मीडिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में। उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने स्पेशल टीम जो है बनाई है। इसमें 4 लोग हैं जो कंटिन्यूअस मॉनिटर कर रहे हैं और सोशल मीडिया में कोई भी बेसलेस यानी कि बेबुनियाद और भ्रामक और किसी को इकट्ठा करने के लिए और दिग्भ्रमित करने के लिए अगर कोई सूचनाएं चलाएगा तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा जो पब्लिक है उसमें एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय होगा उसका हम लोग 100% अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और पूरी पब्लिक की सेफ्टी के लिए फोर्स तैनात है। और हम लोग केवल एक डाउट हम लोगों को जो है कि भाई कोई भी गलत इरादे से यदि कोई है और जो सोच रहा है कि मैं इस मौके का या इस अवसर का गलत फायदा उठा लूँ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, तो उसके साथ हम बहुत ही सख्ती से निपटेंगे और उन्हीं के लिए हम लोगों ने तैयारी की। हाँ, वो एक पार्ट है हमारी स्ट्रेटजी का। उसमें हम लोग कुछ प्रिवेंटिव अरेस्ट भी करेंगे, कुछ लोगों को बाउंड डाउन भी कराएंगे गुड बिहेवियर के लिए। और ये एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है ताकि कुछ लोग जिनको हमें लग रहा है कि रूबर मॉगरिंग कर सकते हैं या कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। अपील यही है कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आएगा उसको ठीक से स्टडी करें और उसके बाद जो है कोई भी बेसलेस और कोई भी बेबुनियाद किसी भी प्रकार के कमेंट को ना तो उसको सोशल मीडिया पे आपने ट्रोल करना है, ना ही उस पर बिलीव करके एक्ट अपॉन करना है। आपको कोई भी यदि कन्फ्यूजन है आप पुलिस से, प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं, आपको सही जानकारी दी जाएगी और जो भी निर्णय आएगा उसका 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामले में कल 10 तारीख का समय निश्चित किया गया है सुप्रीम सुनवाई के लिए, जिसको देखकर आज 9 तारीख से ही नैनीताल पुलिस सतर्क मोड में, अलर्ट मोड में है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के पास में ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और इसके साथ ही साथ भारी मात्रा में जो पुलिस बल है वो यहाँ तैनात किया गया है। अभी फिलहाल सुबह से फ्लैग मार्च की तैयारी की जा रही है और दोपहर होते होते अब ये सारी अपनी अपनी जगहों पर तैनाती इस फोर्स की कर दी जाएगी। और कल को देख के, कल किसी भी तरह के उपद्रव या उद्दंडता को देखते हुए तमाम जो जरूरी कदम हैं वो नैनीताल पुलिस द्वारा उठाए गए हैं और ख़ासकर जो चिन्हित उपद्रवी हैं उनको कहीं ना कहीं उठाया गया है, उनको उठाया गया है नैनीताल पुलिस द्वारा। और साथ ही साथ सुरक्षा के भी यहाँ पूरे इंतजाम किए गए हैं और लोगों से खासकर कहा गया है कि अनावश्यक तौर पर भीड़ ना लगाएं और साथ ही साथ पैनिक की स्थिति ना पैदा होने दें, बहुत ज़्यादा पैनिक की स्थिति यहाँ पैदा ना होने दें और साथ ही साथ भीड़ अनेक स्थानों पर ना लगाएं। पुलिस के साथ साथ ही यहाँ प्रशासन की ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं लगातार मूव कर रही हैं, प्रशासन की ये गाड़ियाँ हैं, साथ ही साथ सीपीयू की यूनिट्स यहाँ लगी हैं, रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ लगाई गई है, आरपीएफ, आरएएफ को यहाँ तैनात किया गया है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का है जहाँ से अभी फ्लैग मार्च शुरू हुआ है और ये बनबुलपुरा के उन इलाकों में जाएगा जहां जो इलाका इसमें चिन्हित किया गया है, रेलवे अतिक्रमण में जो चिन्हित किया गया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ सुरक्षा को भी, तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो यहाँ किए गए हैं। आप देख सकते हैं जितने भी वाहन ये हैं ये पुलिस फोर्स के वाहन यहाँ खड़े हैं और तमाम फोर्स लगभग बताया जा रहा है कि अभी जो है वो 5000 से ऊपर की जो फोर्स है वो यहाँ तैनात की गई है और कल तक इस फोर्स को और यहाँ बढ़ाया जाएगा सुरक्षा के लिए भी और साथ ही साथ अगर किसी उपद्रव या उद्दंडता के लिए अगर कोई यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं तो उसके रोकथाम के लिए भी यहाँ पुलिस फोर्स लगाई गई है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए कई क्षेत्रों में सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
होरोवाला रोड पर करीब 40 से 45 बीघा में फैल रही अवैध प्लॉटिंग को हटाया गया। तो वहीं सिलाकुई में करीब 5 बीघा क्षेत्र में कार्रवाई हुई। ग्राम शंकरपुर नवोदय विद्यालय के निकट कैंचीवाला रोड सहसपुर में भी 22 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ढा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया और इस दौरान विद्यालय की समस्याओं पर चर्चा की। साथ ही प्रधानाचार्य ने गंदगी, आवारा कुत्तों की मौजूदगी और पेयजल संकट की जानकारी दी। विधायक ने विद्युत विभाग, जल संस्थान, नगर पालिका, पेयजल निगम और मंडी परिषद को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अप्रैल तक बड़े आरओ प्लांट लगाने और नए भवन को आधुनिक मानकों पर तैयार करने का आश्वासन दिया। इस विद्यालय में अभी मुझसे प्रिंसिपल साहब मिली थी, थैंक्स करने जब आई थी बिल्डिंग को लेके, तो कई समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पेड़ों की हालत, पेड़ गिरने को हैं, आड़े आ रहे हैं, तारें बिजली की को लेकर परेशानियां हैं, पानी नहीं है यहाँ पर बिल्कुल। मेरी जानकारी में नहीं था पहले पानी नहीं, और पानी नल भी बोर जो हो रखे हैं वो रीबोर होने वाले, नए नल की जरूरत है। जो पाइपलाइन पड़ी उसमें पानी नहीं आ रहा लंबे समय से, तो इसलिए जल संस्थान, जल निगम, बिजली विभाग, नगर पालिका, सफाई के यहाँ बहुत दिक्कत है। नगर पेड़ काटने में नगर पालिका को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा परमिशन वन विभाग से। तो इसलिए मैंने सारे विभाग, शिक्षा से लेकर सारे अधिकारी बुलाए हैं विभाग, और अन्य अन्य विभागों से संबंधित जो समस्याएं हैं 1 सप्ताह का समय दिया है कि इनको 1 सप्ताह के अंदर वो सारी समस्याएं इस कॉलेज की ठीक हो जानी चाहिए, इंटर कॉलेज की। और यहाँ पर नया भवन बनेगा, वो पहले ही बता चुका हूँ। और जो जहाँ और भी इसमें अभी स्टाफ के साथ बैठकर, अभिभावक संघ के साथ बैठकर, प्रिंसिपल साथ बैठकर डिस्कस हुआ है, और भी डिमांड्स हैं। तो उन डिमांड्स को मैंने कहा है कि इसका मंडी का एक रिवाइज एस्टीमेट भी तैयार करें साथ साथ। हरिद्वार में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रशासन पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार कार्रवाई कर रहा है और आगे भी अभियान जारी रहेगा। तो वहीं डीएम ने डीसीओ गन्ना को जिले की सभी शुगर मिलों के साथ समन्वय कर सुनिश्चित करने को लेकर कहा, किसी भी वाहन में ओवरलोडिंग ना होने दें। साथ ही चेतावनी दी कि दुर्घटना या ओवरलोडिंग की स्थिति में जिम्मेदारी तय कर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। लास्ट 3-4 दिन से हमने सख्ती करी हुई है और आज भी जो हमारे डीसीओ गन्ना है उनको बताया गया है कि सभी शुगर मिल से कोऑर्डिनेट करके सुनिश्चित करें कि ओवरलोडिंग बिल्कुल भी ना हो। कोई भी अगर हादसा होगा तो उसमें फिर जिम्मेदारी भी निर्धारित किया जाएगी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस प्रदेश महासचिव आदेश सैनी सम्राट। मेरी शिकायत ये है कि ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है अवैध रूप से, मोटरसाइकिल चोरी करके उनके जुगाड़ बनाए जा रहे हैं, वो जुगाड़ माल ढुलाई कर रहे हैं, ये मेरी शिकायत थी। इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब आरटीओ, पुलिस, सीपीओ, आप हेलमेट भी चेक कर रहे हैं, सीट बेल्ट भी चेक कर रहे हो और ओवरलोडिंग भी ट्रकों में चेक कर रहे हैं, तो जब ट्रकों में कर रहे हैं, टेम्पो में कर रहे हैं, बसों में कर रहे हैं, तो इन ट्रैक्टरों के लिए खिलाफ क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? ये ट्रैक्टर सारे मुजफ्फरनगर, मेरठ के हैं। ये हर साल गन्ना के सीजन में आते हैं यहाँ पे, और इनकी लंबाई ट्रैक्टर ट्रॉली की 40 फीट है, चौड़ाई 18 फीट है। कौन से आरटीओ ने पास कर रखी है ट्रैक्टर ट्रॉली? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। आज डीएम साहब के सामने पिछले सोमवार को भी बात रखी थी, अब की बार भी शिकायत रखी है। आप ट्रकों के चलान कर देते हो, 1 फीट हाइट है तो उसका हाइट में चलान होगा, 1 कुंटल ओवरलोड मिल गया तो उसका ओवरलोड में चलान होगा 5000 रुपये का। ये जो 400 कुंटल गन्ना लेके जा रही है, कौन से किसान का गन्ना है? सेंटर से मिल तक का जो गन्ना ढुलाई हो रहा है, ये किसान का गन्ना नहीं है, ये उद्योगपति है, ये मिल वालों के ट्रैक्टर है। अब आरटीओ साहब ने, डीएम साहब ने आरटीओ साहब को दिया है, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कब तक कार्रवाई होती है देखते हैं, अगले सोमवार को फिर पता करेंगे कितने ट्रैक्टर सीज करें, कितने। कार्रवाई नहीं होती तो फिर सीएम साहब के यहाँ जाएंगे। मैं तो अभी सीएम साहब को पिछले उसमें दे रहा था, यहाँ पर संस्कृत विद्यालय में आए हुए थे, तो किसी कारण से भीड़ में नहीं मुलाकात हो पाई, नहीं तो मैं तो ये लेटर दे रहा था उन्हें। हरिद्वार में बढ़ती ठंड के बीच डीएम के निर्देश पर शिवालिक नगर में रेन बसेरा पूरी तरह तैयार है, जिसको लेकर नगर पालिका कार्यालय में संचालित इस रेन बसेरे में बिस्तर, कंबल, पीने का पानी, शौचालय और प्राथमिक उपचार की सुविधाएं भी हैं। तो वहीं ठंड बढ़ने के साथ यहां आने वालों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है। इसको लेकर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि बेसहारा लोगों के लिए हाईटेक और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
हुआ, लेकिन जैसे कि अभी शीतकालीन अभी जो है गर्मियों का वो सर्दियों का जो है मौसम आ रहा है, तो ऐसे आश्रित जो लोग होते हैं, बेसहारा जो लोग होते हैं, उनके लिए नगर पालिका सफारी नगर ने एक रेन बसेरा बनाया है और बहुत हाईटेक और अच्छी इसमें सामग्री इस्तेमाल करते हुए उस रेन बसेरा को स्थापित किया है। सभी यहाँ के क्षेत्रवासियों को, जो निराश्रित लोग हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। देहरादून और मसूरी में किराए पर बाइक देने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर सड़क परिवहन प्राधिकरण ने जानकारी देते हुए बताया कि वो निजी वाहन भी किराए पर दे रहे थे, साथ ही उन जगहों के लिए भी वाहन दे रहे थे जो उनके व्यावसायिक लाइसेंस की सूची में नहीं है। इसको लेकर प्राधिकरणों ने मोटर वाहन अधिनियम और रेंटल बाइक योजना के उल्लंघन के लिए जुर्माना और सेवा बंद करने की चेतावनी का नोटिस दिया। दिखाते हैं रिपोर्ट। उत्तराखंड के देहरादून और मसूरी में कई किराए पर बाइक देने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। सड़क परिवहन प्राधिकरण ने पाया कि वे निजी वाहन भी किराए पर दे रहे थे, साथ ही उन जगहों के लिए भी वाहन देते थे जो उनके व्यावसायिक लाइसेंस के सूची में नहीं है। प्राधिकरणों ने मोटर वाहन अधिनियम और रेंटल मोटरसाइकिल योजना के उल्लंघन के लिए जुर्माना और सेवा बंद करने की चेतावनी का नोटिस दिया है। इससे वाहन सेवा देने वालों को अपनी खामियां सुधारने का समय मिल गया है। पहले ये कि उनका लाइसेंस किसी और एड्रेस का है और वो चला रहे हैं रेलवे स्टेशन के पास से, जो टोटली अवैध है। उसके लिए उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और उनकी कुछ प्रतिष्ठान हमने वहां से बंद भी करवाए हैं कि जब तक आप वैध लाइसेंस विद दिस एड्रेस नहीं ले लेंगे तब तक आप यहाँ से नहीं चला सकते। दूसरा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल गाड़ियां चलाई जा सकती हैं और इनके द्वारा प्राइवेट गाड़ियों को भी किराए पे दिया जा रहा है, जो टोटली मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। चलान की अगर हम बात करें तो 100 से ऊपर चलान हुए, लगभग 110 चलान हुए हैं रेंटा मोटरसाइकिल स्कीम जो मसूरी और देहरादून मिला के रेलवे स्टेशन के पास, और इनके 5 से 6 प्रतिष्ठान ऐसे थे जिनके एड्रेस बिल्कुल ही डिफरेंट थे, तो उनको हमने बंद करवाया। अब किराए पर बाइक देने वाले कई लोगों ने भरोसा दिया है कि उन्होंने विभाग की शिकायतें दूर कर ली हैं और अब वे नियमों के मुताबिक काम करेंगे। कई लोगों ने अधिकारियों से चालान में देरी जैसी समस्याएं दूर करने की अपील की है। उनका कहना है कि अक्सर किराए पर वाहन लेने वाले नियम तोड़ते हैं, लेकिन देरी होने से चालान उन्हें भरना पड़ता है। उन्होंने उससे कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी जो दिक्कत थी हमने पूरे पेपर पूरे शुरू कर दिए है। आगे उस फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी उसके। कई लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं जिनका पेपर जगह कहाँ की है, कहीं और से काम कर रहे हैं, ऐसे बतेरे हैं डेंटल वाले दिक्कत है। अब उनको पूरे सावधानी से दे दी गई है। प्राइवेट प्लेट पे तो गाड़ी कोई नहीं दे रहा है, कुछ जो दे रहे हैं उनके पास सख्त कार्रवाई करी जा रही है आरटीओ की तरफ से, ठीक है। और बाकी जो भी हमारी गाड़ियाँ होती हैं सब फिटनेस वगैरह सब परफेक्ट रहती है। और हमारी जैसे आपने पूछा था कहाँ हम सर्विस देते हैं, तो ऑल ओवर उत्तराखंड का हमें परमिट देती है सरकार, तो ऑल ओवर उत्तराखंड में कहाँ भी हमारा कस्टमर जाता है तो हम उन्हें जाने देते हैं, पर हमें बता के जाते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे है। हमारे यहाँ से भी क्या बोलते हैं आए थे, मेमोर आए थे आरटीओ से। हमारे भी एड्रेस कहीं और के हैं पर हम यहाँ पे गाड़ी जा रहे हैं, पर वो अब हमने रजिस्टर करवा दिया है आरटीओ में। हमें 2 महीने का टाइम मिला था, उस टाइम से पहले हमने अपना आरटीओ में पूरा यहाँ का एड्रेस चेंज करा दिया। हमारे पास रिसिप्ट है। कस्टमर हमारे से गाड़ी लेके जाता है और वो चालान कराता है, ऑनलाइन चालान या पीछे वाले हेलमेट के लिए या नो पार्किंग के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो चालान वो अगर आज हुआ है तो हमारे पास 2 दिन बाद हमारे पास ऑनलाइन शो करता है। इतने में कस्टमर चला जाता है, फिर हम उससे रिफंड ले नहीं पाते, तो उसमें हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये मतलब इसके लिए सॉल्यूशन हो तो बहुत अच्छा है। आरटीओ की कार्रवाई से किराए पर बाइक देने वालों पर जिम्मेदारी से नियमों का पालन करने का दबाव बढ़ा है। लोगों को उम्मीद है कि इससे आने वाले समय में वाहनों का सुचारू संचालन होगा। इस कदम से उन सैलानियों को भी सहूलियत होगी जो उत्तराखंड में सड़क यात्राओं के लिए रेंटल बाइक सेवाओं पर निर्भर हैं। ये सुनिश्चित होगा कि किराए पर ली गई गाड़ियां वैध हैं और उनकी यात्रा सुरक्षित रहेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।